जल्दी से बता दो। ये चैप्टर भी हाल ही में हमने आप लोगों को पढ़ा रखा है यूट्यूब के ऊपर। क्या कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, फटाफट से बताएंगे। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है बच्चों? स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए एक घटना उत्तरदायी है जिसको कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। और ये घटना क्यों है मैं बताता हूं। जैसे बहुत अच्छे से जानते हो कि जो हमारा सूर्य का प्रकाश होता है, जो हमारा सूर्य का प्रकाश होता है, उस सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? उस सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। और इन 7 रंगों में एक रंग होता है बच्चों हमारा कैसा? बैंगनी। बहुत अच्छे से नोट कर लो। एक रंग होता है हमारा बैंगनी और एक रंग होता है बच्चों हमारे प्यारे बच्चों लाल। आ रही बात समझ में? अब ये जो हमारा बैंगनी रंग है और बैंगनी के बगल में नीला रंग होता है, ठीक, बैंगनी जामुनी नीला। तो अगर ये जो बैंगनी रंग होता है ये क्या हो जाता है? अधिक फैलता है, यानी इसका प्रकीर्णन क्या होता है? अधिक प्रकीर्णन होता है। ठीक, आ रही बात समझ में? और इसका प्रकीर्णन क्या होता है? कम होता है। अब ये बड़ा सवाल है कि भैया इसका प्रकीर्णन होता क्यों कम है? आखिर क्यों कम होता है? क्योंकि इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है ना वो अधिक होती है, इसलिए ये वाला जो प्रकाश होता है ये फैलता कम है बच्चों। लाल प्रकाश कम फैलता है जबकि बैंगनी जामुनी नीला बहुत ज्यादा फैल जाता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए प्रकाश का प्रकीर्णन। जल्दी से बता दो, क्या ये बात समझ में आ गई? अब एक छोटी रिक्वेस्ट है। छोटी रिक्वेस्ट ये है कि आप सारे बच्चे जो भी इस क्लास में मौजूद हैं वो सारे बच्चे पहला काम ये करेंगे कि आज इस पूरी क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। सर आप भी शेयर कर देना, ठीक है? आप इसको शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में और बहुत बेहतरीन तरीके से जो भी चीजें मैं आप लोगों को कवर करा रहा हूं इन सारी चीजों को आपको नोट करना है अपनी कॉपी के ऊपर। एक रफ कॉपी लेकर के बैठना है, मजे नहीं लेना है क्लास में, बस आपको डिटेल में पढ़ना है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, यदि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, यदि आपको अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना है ना, तो भाई तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तुम लापरवाही नहीं कर सकते, तुम बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते, समझ लो। मैं आपको बताऊंगा। आपको मैं दोपहर से लगातार हमको बुखार था। पहले मुझे लगा कि इस क्लास को मैं आज ना करूं, फिर मुझे लगा कि भाई अगर मैं ऐसा करूंगा तो हमारे बच्चों का एक दिन लॉस हो जाएगा। और फिर मैं आपको बता देता हूं, आज मैं इस तरीके से ये कर रहा हूं, कल मैं आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ऐसे ही कराऊंगा, ऐसे ही मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कराऊंगा। दिव्यांशी मैम आपके लिए प्लान कर रही हैं, ऐसा प्लान कर रही हैं कि मैं उसको अभी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता। मेरी क्लास के बाद आपकी दिव्यांशी मैम की क्लास होगी और ऐसा प्लान मैम कर रही हैं जो आपको अभी तक ज्ञानोदय पर कभी भी नहीं मिला है। आने वाले 2 दिनों के बाद मैम की भी क्लास होगी। तो आप सोच लो कि आपको बहुत मजा आएगा यदि आप डिटेल में सारी चीजों को हमारे साथ में कवर करोगे। ठीक, आ रही मेरी बात समझ में? क्लियर? चलो, तो ये सवाल 2024 का था। अगला सवाल हमारी नजरों के सामने है बच्चों। अगला सवाल हमारी नजरों के सामने है कि किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। यानी ऐसा कौन सा लेंस है, बहुत अच्छे से समझना, ऐसा कौन सा लेंस है जिस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तो बनता है, साथ ही साथ में सीधा भी बनता है और साथ ही साथ में वस्तु से छोटा बनता है। अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। एक लेंस होता है बच्चों उत्तल और एक होता है बच्चों हमारे पास अवतल। ठीक, जो उत्तल लेंस होता है वो आभासी तो बनाता है, अभी अभी मैंने बना करके भी दिखाया था, आभासी प्रतिबिंब सीधा भी होता है ना। लेकिन भैया ये जो प्रतिबिंब बनाता है उत्तल लेंस वो कैसा बनाता है? बड़ा बनाता है। अगर मैं लेंस के बारे में बात करूं, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये आभासी तो बनाता है, साथ ही साथ में सीधा भी बनाता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये छोटा भी बनाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें से होना चाहिए, अगर छोटा पूछा गया है तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि अगर हमसे छोटा पूछा जा रहा है तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो अवतल होगा। अगर हमसे उत्तल पूछते तो उत्तल क्या होता है? बड़ा होता है। और समतल लेंस नाम की कोई चीज नहीं होती है, कांच का गुटका होता है, आप उसको समतल लेंस जरूर बोल सकते हो। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल का आंसर दीजिएगा, अगले सवाल का आंसर दीजिएगा। अगला सवाल है कि एक गोली दर्पण के वक्रता केंद्र, वाह
क्या सवाल आया है, वाह क्या सवाल आया है, बहुत बढ़िया। देखो क्या करें, एक गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक, क्या कह रहे हैं, एक गोली दर्पण है। अब वो गोली दर्पण कोई भी हो सकता है, मान लीजिए हमने बना दिया अवतल। ठीक, और ये इसका क्या हो गया, ध्रुव, ये क्या हो गया, फोकस, ये क्या हो गया बच्चों, वक्रता केंद्र। अब मुझे बताना एक छोटी सी चीज बताओ। ये कह रहे हैं कि ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी हमारी कितनी है, वो हमारी है 20 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आ गई? प्रश्न को पढ़ना सीखो, पढ़ते ही वो प्रश्न समझ लो चुटकियों में खत्म होता है। ठीक, तो हमने कहा कि दूरी कितनी है भैया, 20 सेंटीमीटर। तो अब हमसे सवाल पूछा है कि अगर हम लोग ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी निकालेंगे, तो कितनी होगी, तो होगी हमारी 10 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में? तो हमारी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। हो गया आंसर। सारे बच्चे 10 लिख रहे होंगे, क्या यहां तक सभी को क्लियर हो रहा है ना? तो हमने क्या बताया, ये जो हमारे पास यहां दिख रहा है वो क्या है, एक बच्चा लिख रहा है अब होगा 2024 का पेपर लीक। वास्तव में मैं आपको बता दूं, ये जो प्रश्न आप यहां पे देख रहे हैं, ज्यादातर प्रश्न आपके 2024 के पेपर के हैं। ऐसे ही मैं आपको 25 में भी कराऊंगा। और मैं आप फिर बता दूं, हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यही क्वेश्चन आपको 2026 के पेपर में देखने को मिलेंगे। और फिर तुम बोलोगे हाँ अच्छा किया था मैंने जो मैंने ज्ञानोदय को सिलेक्ट किया था, मुझे एक एक क्वेश्चन कराया गया और वही हमारे पेपर में आया। ठीक, चले बढ़िया, आगे चलो अगले सवाल पे आओ। कह रहे हैं प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है। अब एक पेपर में ये ऐसे पूछा और एक पेपर में घुमा करके पूछा था। तो अगर ये सवाल हमसे पूछते हैं कि किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। सर इसमें हम समय नहीं लेंगे क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं इसका आंसर पहले से दे देंगे, है ना। अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन जब प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है तो उसको अपवर्तन बोलते हैं। विक्षेपण क्या होता है, जब प्रकाश सूर्य का 7 रंगों में बंट जाता है तो उसको विक्षेपण बोलते हैं। यह भी खत्म हो गया। जब प्रकाश टकरा करके वापस उसी मार्ग में लौट आता है तो उसको परावर्तन बोलते हैं। ये हमने 3 चीजें पढ़ी। बोलो क्लियर है सभी को? प्रियांशु यादव अच्छे से समझ में आ गया? यस, बहुत बढ़िया, आगे चलूं? वेरी गुड। अब हमारे पास अगला सवाल हमारे पास है, हमसे कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है। ठीक, +2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, ऐसा हमसे सवाल पूछा। अब देखो, लेंस की क्षमता को हम P से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है P = 1/F। यानी कि हमने पढ़ रखा है कि क्षमता बराबर जो होता है वो क्या होता है भैया, वो 1/F। लेकिन 1/F तब होता है जब हमारा फोकस दूरी का जो मान है वो हमें मीटर में चाहिए हो या मीटर में दिया हो। क्लियर है? आगे बात समझे। इसका मतलब अगर मैं यहां 100 से गुणा कर दूं यानी 100 ऊपर लगा दूं तो अब जो फोकस दूरी होगा वो हमारा सेंटीमीटर में होगा। ठीक, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे क्षमता दे रखी है इन्होंने 2 और ये हो गई हमारे पास बच्चों 100/F। F गया ऊपर, इधर आ गया हमारे पास 100/2। इसको 2 से काट देंगे तो F बराबर क्या आएगा, 50। और आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में। सर अगर 1/F से करते तो क्या आंसर आता, क्या वो गलत होता? हाँ, गलत नहीं होता, पर जो आंसर आता वो मीटर में आता। और कितना आता, 0.5 मीटर। फिर मैं उसको 100 से गुणा कर देता तब भी आंसर 50 सेंटीमीटर आता। समझ में आ रही बात? 0.5 आता, 100 से गुणा कर देता, तो करेक्ट आंसर आ रहा है हमारे पास 50। लेकिन गुरुदेव यहां पे हमें 2 50 दे रखे हैं, माइनस में भी है और प्लस में भी है। अब बड़ा सवाल सर यह है कि माइनस वाला होगा कि प्लस वाला होगा। तो बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश भी करना कि अगर ये हमें प्लस में दिया है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, प्लस में होता। ठीक, लेकिन सर अगर मान लीजिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं तुम्हें प्रो बना करके ही छोड़ूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में मैं बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा आपको। बच्चों ध्यान से सुनो,
अगर मान लीजिए यहां पर सर माइनस होता तो क्या होता, तो करेक्ट आंसर फिर -50 होता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ना यहां प्लस लिखते हैं ना माइनस लिखते हैं। वैसे केस में क्या करेंगे, वैसे केस में यहां लेंस का नाम लिख देते हैं, यहां लेंस का नाम लिख देते हैं। और अगर यहां इन्होंने लिख दिया, अगर यहां इन्होंने लिख दिया उत्तल लेंस, बहुत अच्छे से समझना, अगर यहां इन्होंने लिख दिया, अगर यहां इन्होंने लिख दिया उत्तल लेंस, तो याद रखना उत्तल लेंस के लिए जो हमारा P का मान होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है, प्लस। ठीक, कैसा होता है, धनात्मक होता है यानी कि पॉजिटिव होता है। ठीक, और अगर ये हमारा अवतल लेंस होगा तो उसके लिए माइनस होता है। ये बातें छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। ठीक, आ रही मेरी बात समझे। अब बताओ, यहां पे इन्होंने लेंस का नाम लिख करके नहीं दिया, लेकिन एक बार सारे बच्चे टाइप करके बता दें कि ये लेंस कौन सा है। बता पाओगे टाइप करके कौन सा लेंस है? सर ये तो प्लस में दिया गया है, इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर होगा उत्तल लेंस। आ रही बात समझ में? कैसा होगा? उत्तल लेंस होगा। बढ़िया, अच्छे से समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। अच्छा, अब मान लीजिए कि यही सवाल हमारे पेपर में 2 नंबर का आता और उसी में लिखा होता कि लेंस की प्रकृति बताओ। चलो टाइप करके फटाफट से सारे बच्चे मुझे बताइए लेंस की प्रकृति क्या होगी, लेंस की प्रकृति क्या होगी, टाइप करके बताओ। लेंस की प्रकृति क्या होगी, टाइप करके बताइए। अरे सर लेंस की प्रकृति उत्तल लेंस है ना सर ये, क्योंकि इसका F जो है वो प्लस में आया है, सर उत्तल लेंस लिख देंगे ना भाई। एक समझदार बच्चा, एक टॉपर बच्चा कभी भी अपने पेपर में लेंस की प्रकृति पूछे जाने पर वो लेंस का नाम नहीं लिखेगा। प्रकृति का मतलब होता है कि वो प्रकाश की किरणों को झुकाएगा या प्रकाश की किरणों को फैलाएगा। तो बच्चों उत्तल लेंस जो होता है वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, झुकाता है। इसलिए ये लेंस की प्रकृति अगर हमसे पूछी जाएगी तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों वो कैसी होगी, अभिसारी। कैसी होगी? अभिसारी होगी। ये बात हम लोगों को लिख करके आना है। बोलो क्या यहां तक समझ में आया? हम लेंस की, हमसे क्या पूछा गया भैया, इस लेंस की प्रकृति क्या होगी, है ना, लेंस की प्रकृति। कुछ बच्चे वास्तविक लिख रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वास्तविक तो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है ना, वो आभासी वास्तविक बताते हैं। लेंस की प्रकृति में हमें बताना होता है कि भैया वो प्रकृति का मतलब आप लोग रट के बैठे हो ना, वास्तविक और आभासी, वो प्रतिबिंब का की प्रकृति है। अगर लेंस की प्रकृति पूछेगा तो आभासी, सॉरी तुम लोग के चक्कर में दिक्कत, अभिसारी या फिर वास्तविक, तुम लोगों के चक्कर में हो रहा है, अभिसारी या फिर अपसारी। क्लियर होगी बात? तो अगर हमसे उत्तल लेंस पूछा जाएगा तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति होती है मेरे प्यारे बच्चों अभिसारी, है ना। और अगर इसके बारे में बात करें, इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति होती है अपसारी, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपको यहां पे समझाई जा रही हैं। बोलो क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? यहां तक सभी को क्लियर? चले आगे। ओके, पढ़ाई करिए अंशु। चले फटाफट से बताएंगे कि भैया कितना नंबर क्वेश्चन आ गया है। बताइए दिव्यांशी मैम, कितना नंबर क्वेश्चन है? अच्छा, ध्यान से देखो क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए? ऐसा कौन सा लेंस है जो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है? अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यह आपकी गणित की किताब है और ये लिखा हुआ गणित आपको दिख रहा है, लेकिन जो छोटे छोटे अक्षर लिखे कि कक्षा 10 के लिए पाठ्य पुस्तक, तो इसमें आपको नहीं दिखाई दे रहा। आप क्या करोगे? मार्केट जाओगे और मार्केट में जाकर के आप बोलोगे से मुझे छोटी छोटी चीजें जो है जब हम पढ़ते हैं तो दिखाई नहीं देती हैं, क्या करें? तो बोलेंगे भैया हम रुको लेंस देते हैं। वो कौन सा लेंस निकाल करके देंगे? जो छोटे अक्षरों को कैसा दिखा दे, जो छोटे अक्षरों को कैसा दिखा दे, छोटे अक्षरों को जो बड़ा दिखा दे। यानी छोटे अक्षर के से वो कैसा दिखा दे, वो बड़े अक्षर दिखा दे। यानी छोटा अक्षर से क्या बना दिया जाए? बड़ा अक्षर। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गई? अब बताओ, छोटे से बड़ा बनाना
यानी ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, और छोटी सी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या उपयोग करते हैं, कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस, जो छोटी सी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना देता है। दर्पण नहीं, लेंस की बात हो रही है। छोटी सी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है वो उत्तल लेंस होता है। यानी इसमें जो ऑप्शन में अवतल दिख रहे हैं वो हमारे पास कट जाएंगे। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? अब दूसरी चीज सुनो, दूसरा कॉन्सेप्ट हमने आप लोगों को सिखाया था कि एफ का मान जितना कम होगा, एफ अगर कम होगा तो पी क्या होगा, यानी लेंस की क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। और हमें तो भैया पावरफुल लेंस चाहिए कि नहीं? हमें तो पावरफुल लेंस चाहिए, यानी एफ की वैल्यू जितनी कम उतना बेहतर। तो जाहिर सी बात है कि भैया यहां 10 दिख रही और यहां 20 दिख रही, तो भैया करेक्ट आंसर में क्या लगा करके आएंगे हम? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगाएंगे। रट के नहीं बैठना है। अगर 10 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस की जगह पे ऑप्शन में 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस होता तो हम 5 सेंटीमीटर वाला करेक्ट करते। कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करें। ठीक, आ रही बात समझ में सारे बच्चों को यहां तक? बहुत अच्छे से आगे बात समझ में, आगे चले। गुड, आगे देखो। अब अगला सवाल है हमारे पास कि तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, कि भैया आखिर क्यों तारे टिमटिमाते हैं? जैसे तुम्हारी आंखें टिमटिमाती हैं, वैसे तारे क्यों टिमटिमाते हैं? सर तारे जब हम देखते हैं तो वो हमें ऐसे टिम 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 करते दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे की क्या घटना है? खत्म। अब बचती है प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश का अपवर्तन। वास्तव में क्या बताया था मैंने, आप लोगों को शायद याद होगा। मैंने कहा था कि अगर ये मान लीजिए कोई भी एक बच्चा है जो कि पृथ्वी पर है और तारा यहां पर है, मान लीजिए कि तारा कहां पर है, मान लीजिए तारा यहां पर है, तो इससे चलने वाला जब प्रकाश होता है इसकी आंखों में जब पहुंचता है तो कई बार क्या हो जाता है, अपवर्तित होता है, जिसके कारण तारे हमें ऊंचे दिखाई देते हैं। और तारों के टिमटिमाने के कारण भी प्रकाश का अपवर्तन ही है। समझ में आ रही बात? तारों के टिमटिमाने का कारण भी क्या है? प्रकाश का अपवर्तन ही है मेरे प्यारे बच्चों। क्यों प्रकाश का अपवर्तन क्यों है? क्योंकि जो तारे होते हैं वो एक बिंदु स्रोत होते हैं, है ना, और उनसे आने वाला जो प्रकाश होता है वो हमारी जब आंखों तक पहुंचता है तो कई बार अपवर्तित हो जाता है, जिसके कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे भैया वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? वेरी गुड। प्रकाश का प्रकीर्णन करके मत आना पेपर में। प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए खतरे के सिग्नल लाल होते हैं, वो वाला हो सकता है ना। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कलर, है ना, वो हो सकता है। तो समझ में आ रही बात? या विलंबित सूर्योदय, और जो हमने पढ़ रखा है विलंबित सूर्योदय और अग्रिम सूर्योदय, तो वो अपवर्तन का कारण है। ठीक, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से ऐसा होता है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक, तो चलो अगला सवाल हमारे पास है। ये सब पढ़ाया है मैंने, अब आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप डेली आते हैं क्लास में तो आपने जरूर पढ़ा होगा, और नहीं अगर आप डेली आते हैं तो पिछली जो भी क्लासेस हो गई हैं वो भी आप देख सकते हो। करें उत्तल दर्पण के द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। वाह क्या सवाल पूछा है। कह रहे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कौन सा है भाई? ये देखो, ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। अगर मैं किसी भी एक वस्तु को ऐसे अनंत पर रख दूं, अनंत पर अगर मैं वस्तु को रख दूं, ठीक ध्यान से समझना, तो क्या होगा भैया? प्रकाश किरणें यहां अनंत से चल करके जब पहुंचेंगी, उत्तल दर्पण है, ऐसे प्रकाश किरणें जब जाएंगी तो ये इनको फैला देगा। ठीक, ये इनको फैला देगा, और जब ये फैला देगा तो पीछे जब इनको हम बढ़ाएंगे तो यहाँ फोकस पर मिलेंगे। ठीक, अब ये जो प्रतिबिंब हमको प्राप्त होता है ये वास्तविक तो नहीं प्राप्त होता है, ये तो इस तरह बनता है। इसका मतलब उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो आभासी बनाता है। ठीक, आभासी बनाता है। तो भैया सीधी सी बात है, वास्तविक वाला ऑप्शन कट जाएगा, है ना। आभासी और बड़ा पॉसिबल नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और सर कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बी दिया है? 34% बच्चों ने कहा है कि सर ऑप्शन नंबर बी होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
कुछ बच्चे वास्तविक भी लिख रहे हैं। भाई वास्तविक कैसे पॉसिबल है, खुद ही सोच करके देखो ना। अवतल दर्पण होता तो वास्तविक हो जाता। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई? एक बार फटाफट से बताएंगे। आ गई ना बात समझ में? आगे चलें। चलो अगला सवाल देखो जरा ध्यान से। क्या लिखा हुआ है कि श्वेत प्रकाश को जब हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग कौन सा होता है? इस बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना विचलन कोण, ये टॉपिक एक डिफिनेशन के रूप में नहीं है हमारे सिलेबस में, लेकिन इससे क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं। और ये 2024 में है और ये बिल्कुल कठिन नहीं है। ध्यान से सुनना, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, आप पढ़ चुके हो, तो आपको बताना है कि हाँ ये है विचलन। देखो ये प्रकाश की किरण है बच्चों, इसे क्या बोलेंगे? ये कौन सी प्रकाश की किरण है? ये श्वेत प्रकाश की किरण है ना। अब इसमें से हमने पढ़ रखा है कि भैया एक लाल रंग का प्रकाश ऐसे होता है, ऐसे जाएगा ऐसे, और एक बैंगनी रंग का होता है जो ऐसे जाएगा। क्लियर होगी बात? अब बताओ कि इसमें झुका कौन सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा कौन झुका? बैंगनी। इसका मतलब बैंगनी का विचलन ज्यादा होगा। खत्म बात। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैंगनी। अरे भाई बैंगनी तो ऑप्शन में नहीं है, अब क्या करें? भाई बैंगनी तो ऑप्शन में नहीं, अब क्या करें? तो फिर सुनो क्या होगा। अगर ये 2024 में आया तो कुछ तो होगा। तो देखो VIB GYOR है ना। देखो बैंगनी नहीं है ऑप्शन में, तो भाई बैंगनी नहीं है तो हटा दो। इंडिगो भी नहीं है यानी जामुनी भी नहीं है, हटा दो। तो कौन बचा फिर? ब्लू बचा ना। देखो ब्लू है, यस ब्लू लगा दो हमारा। अगर सर ब्लू भी नहीं होता तो हरा लगाते। अगर ये ऑप्शन में ना होता तो हम हरा लगाते। समझ में आ रही बात? तो हम हरा लगा करके आते। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्या होता? आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? हाँ बढ़िया। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं बी। नहीं भाई, अब देखो बैंगनी तो है नहीं ऑप्शन में, फिर उसके बाद जामुनी भी नहीं है, तो फिर उसके ऊपर कौन आता है? नीला आता है। तो हम लोग क्या लगाएंगे? नीला लगाएंगे, है ना। क्लियर हो गया? चलो अगला सवाल देखो। ये सवाल देखो, ये सवाल मैं ये कह सकता हूं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर 2024 में सवाल आया था। 2024 में आया हुआ सवाल है और मैं ये लिखित दे सकता हूं आपको कि ये सवाल आपको 2026 के पेपर में मैं आपको लिखित दे सकता हूं कि ये सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेगा। और ये जो हमने बता दी है बात, बस आपकी वैल्यू चेंज हो सकती है। दे दिया सर पोल आपने। चलो देखो सवाल क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं 10 सेंटी, इसको सॉल्व नहीं करना, बस थोड़ी अंडरस्टैंडिंग वाली है। ये कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण है। अच्छा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी कर लो। ये चित्र क्यों बनाते हो सर? ताकि आप सोच सको। इसकी फोकस दूरी कितनी? 10 सेंटीमीटर। ठीक, यानी सर हम समझ गए कि यहां से यहां तक कितनी दूरी है? 10 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गई बात? 10 सेंटीमीटर है। फिर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो भैया अब आपसे पूछें कि कहां पे हम वस्तु को रखें जिससे प्रतिबिंब बराबर आकार का बने, तो आप क्या जवाब दोगे? आप यही बोलोगे सर वस्तु को यहां रख दो और इसका प्रतिबिंब हमको यहां पर मिल जाता है ना। पढ़ा ना आपने, इसका प्रतिबिंब हमको यहां मिलता है। क्लियर होगी बात समझ में? अब देखो क्या होगा। अब यहां से लेकर के अब देखो आगे क्या पूछ रहे हैं। कह रहे हैं इसके वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताओ। एक वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताओ। तो भाई देखो अगर मैं बात करूं तो यहां ध्रुव से लेकर के यहां तक दूरी कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। अगर मुझसे ये पूछते कि ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, अगर मुझसे ये पूछते कि ध्रुव से
प्रतिबिंब की दूरी अगर मुझसे पूछते तो हम तुरंत बता देते कितनी सेंटीमीटर, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर, है ना। और हमसे अगर ये पूछते कि वस्तु की दूरी कितनी होगी, वस्तु की दूरी कहां से लेकर के ध्रुव से, है ना, कहां से, ध्रुव से वस्तु की दूरी अगर हमसे पूछते, अगर हमसे ये पूछते कि भैया ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्यान से सुनते जाना, ध्रुव से वस्तु की दूरी, तो भी करेक्ट आंसर होता हमारा 20 सेंटीमीटर। पर अब सब तुम लोग होने वाले हो सॉक्ड, और ऐसे ही सॉक्ड वाले क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो बच्चों के 100 में 100 वाला जो सपना होता है वो लेकर के चले जाते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए वाले कितने बच्चे? हाँ, 15%। डी वाले 22% जो बच्चे डी आंसर दे रहे हैं ना, वो बच्चे वो हैं जो इस तरीके का क्वेश्चन आप पहले देख चुके हैं। इसी तरीके का पहला एक क्वेश्चन आ चुका है, वहां पे उत्तल लेंस लिखा हुआ था, तब उसका उत्तर 40 होगा, क्योंकि ये हमारी जहां पर वस्तु है वहीं पर प्रतिबिंब है, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी तो कुछ है ही नहीं, बस उल्टा ही तो है। जैसे मैं खड़ा हूं, मेरा प्रतिबिंब यहां बन जाए, समझ में आ रही बात? अगर यहां मैं अवतल दर्पण की जगह पे उत्तल लेंस कर देता, तब क्या होता? यहां वस्तु रखता, यहां प्रतिबिंब बनता, ये 20 दूरी होती, ये 20 दूरी होती, मिला के कितना होता? 40। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लो मेरे छोटे भाई बहनों। मैं पागल नहीं हूं जो ऐसे प्रश्न करा रहा हूं, फील करो और मुझे अपना बड़ा भाई ही समझो। मेरे प्रति घृणा भाव मत लेकर के आओ कि मास्टर सवाल कठिन है। अगर आपको ये सवाल आज नहीं सीखोगे, पेपर में सपने टूट जाएंगे। और मैं आपको एक बहुत प्यारी सी छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूं कि अगर अपनी लाइफ में आपको मोटिवेटेड फील करना है कि भैया हम हमेशा मोटिवेट रहें, तो हमारी बात याद रखना। यदि आपको अपनी लाइफ में मोटिवेटेड फील हमेशा करना है, तो एक चीज अपने दिल और दिमाग में बिठा लीजिए कि जो जिंदगी में हो रहा है उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़िए, और ये सोचिए कि हम इसमें कैसे सुधार ला सकते हैं। जो हो चुका उसे कभी भी वापस नहीं लाया जा सकता, और जब ये मैच्योरिटी आपके अंदर आ जाएगी, तब कभी भी आप डिमोटिवेटेड फील नहीं करोगे। आपको कभी भी डिमोटिवेशन आएगा ही नहीं, आएगा, कभी नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर हो गया सभी को? यहां तक सभी को समझ में आ गया? हाँ। 0 क्यों होगा? क्योंकि दोनों ही वक्ता केंद्र पे हो जाएंगे। चलो भाई, लिख दूं, दोनों कहां हैं? वक्रता केंद्र पर हैं। दोनों कहां पर हैं? वक्रता केंद्र पर हैं, इसलिए आंसर क्या हो गया? 0 हो गया। चलो अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास है कि एक उत्तल दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन कैसा होता है ना। आवर्धन का मतलब होता है बच्चों मैग्निफिकेशन। बहुत अच्छे से समझना, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा आपको कि उत्तल दर्पण